हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 6 चैप्टर्स हमारे इससे पहले के वीडियोस में कवर कर लिए हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने 6 चैप्टर्स कवर किए हैं वो हैं अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम 7th चैप्टर करेंगे जो कि है अवर कंट्री इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है सेलेस्टियल बॉडी। एक सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वो फिजिकल एंटिटी या फिर एसोसिएशन होती है जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अब जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो ये कोई प्लैनेट भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं। ये हमारे फिजिकल एंटिटी है। एसोसिएशन में हमारा प्लानिटरी सिस्टम आ सकता है जिसमें एक स्टार होगा जिसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके आसपास प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और सैटेलाइट्स उसका रिवोल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ है और जो सारे के सारे 8 प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं जो हमारी, ये हमारे सन का रेवोल्यूशन करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। हमारा सन एक स्टार है ऑब्वियसली। तो ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज में आता है। नेक्स्ट प्लानिटरी सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टार्स अपने आसपास प्लैनेट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाते हैं। सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, एस्ट्रॉइड्स और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती हैं। थर्ड, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है। अगर आप रात में आसमान को देखोगे तो आपको कुछ ग्रुप ऑफ स्टार दिखेंगे जो कि क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे, जिससे लगेगा कि आपको ये एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप या शेप बनाते हैं इसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हमारे यूनिवर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस प्रेजेंट है। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है उर्सा मेजर या फिर उसे बिग बेयर भी बोलते हैं। इसमें से अगर हम 7 स्टार को ले लें, जो शुरुआत के 7 स्टार हैं, तो ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं या जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, जो कि पहले के टाइम में डायरेक्शन दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन भी हैं, ओरायन कॉन्स्टलेशन भी हैं और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं। जियोइड, जियोइड का मीनिंग होता है शेप रिजेंबलिंग टू अर्थ। जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारी अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये बल्ज आउट है बीच से और टॉप एंड बॉटम से ये फ्लैट है। तो इसकी वजह से ये जो शेप बनता है इसे हम जियोइड शेप बोलते हैं। लैटिट्यूड, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस की कोऑर्डिनेट को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा लैटिट्यूड्स हमें टेम्परेचर वेरिएशन का भी इंडिकेशन देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसके अलावा 66.5 डिग्री नॉर्थ इसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, इसकी वजह से इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड। अब किसी भी प्लेस की पोजीशन को पता करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, क्योंकि हम 2D प्लेन में इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स तो हमारा लैटिट्यूड से आ गया। अब लॉन्गिट्यूड के लिए हमें वर्टिकल लाइन चाहिए होती है। लैटिट्यूड्स हमारे पूरे सर्कल, ये सर्कुलर लाइन होती हैं, मतलब एक तरीके से ये सर्कल होते हैं, आपने मान लीजिए। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये सेमी सर्कल होते हैं, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाते हैं। नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से पास करता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। हमारा जितना भी टाइम का वेरिएशन होता है या फिर हम जो भी टाइम में चेंज आता है जब हम एक
देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये सारा गवर्न करता है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। हर एक 1 डिग्री चेंज के साथ लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का चेंज आता है। अगर हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, जिसे हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर हम इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हर 1 डिग्री के साथ 4 मिनट ऐड होता है, मतलब हम 4 मिनट आगे चले जाते हैं। जबकि अगर हम वेस्ट में मूव करते हैं तो हमें GMT टाइम से 4 मिनट माइनस करना होता है हर 1 डिग्री मूवमेंट के साथ। इसके अलावा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है। तो एक्चुअली आप अगर देखें तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली पीछे जाके मीट कर जाते हैं। तो इसे हम सिर्फ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या फिर इसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप 180 डिग्री मूव कर जाते हैं तो आप टोटल 12 आवर्स आप या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईस्ट में मूव कर रहे हैं तो 180 डिग्री पूरा मूव कर गए तो 12 आवर्स आप ऐड कर लेंगे अपने टाइम में। जबकि अगर आप वेस्ट की तरफ मूव कर गए और 180 डिग्री वेस्टवर्ड पहुंचे हैं तो आप अपने टाइम से 12 आवर्स माइनस कर लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप वेस्ट से मूव कर रहे हैं और इसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप ईस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं इसको क्रॉस करके, तो टोटल जो चेंज आता है आपके टाइम में वो होता है 24 आवर्स का। मतलब एक दिन से पूरा हमारा आगे बढ़ जाते हैं, हम एक दिन से पूरा एक आगे बढ़ जाते हैं, पूरा एक दिन हमें ऐड करना पड़ता है अपने इसमें। तो इसकी वजह से इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है टॉररिड जोन। ये हमारी अर्थ है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो टॉररिड जोन होता है वो ये रीजन होता है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है हमारे अर्थ का, इसे हम टॉररिड जोन बोलते हैं। हम इसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सनलाइट होती है वो थ्रू आउट द ईयर सिर्फ इसी पोर्शन में ओवरहेड पड़ती है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है एकदम परपेंडिकुलर किसी न किसी टाइम ऑफ द ईयर में। इक्वेटर पे 2 बार ऐसा होता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे एक ही बार होता है थ्रू आउट द ईयर में। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसलिए हम इसे टॉररिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन आपका पड़ता है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आर्कटिक सर्कल, नीचे यही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हुआ अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का है, इसे हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का रीजन है, इसे हम सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब इसे टेम्परेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो इन पे ओवरहेड तो नहीं पड़ती हैं, बट जो और ये जो लैंड का शेप है ये थोड़ा स्लैंटेड होता है हमारी सन रेज की वजह से। सन रेज इस पे स्लैंटेड पोजिशन में पड़ती हैं, तो इससे होता क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर हमारे टॉररिड जोन के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए हम इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। थर्ड है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन होता है आर्कटिक सर्कल, मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक सर्कल टू 90 डिग्री साउथ, दैट इज साउथ पोल तक। ये जो रीजन होता है इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है इस एरिया के बहुत ज़्यादा स्टीपी, लगभग फ्लैट एरिया होता है, तो बहुत ज़्यादा स्टीप होने की वजह से लैंडफॉर्म का यहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और यहाँ पे हमें मेनली ग्लेशियर प्रेजेंट मिलते हैं। नेक्स्ट माउंटेन्स। माउंटेन्स होता है कोई भी एलिवेशन एलिवेशन इन लैंड विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द लैंड नियर बाय। मान लीजिए ये हमारा लैंडफॉर्म है, यहाँ पे बीच में एक ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है जो कि आसपास की जगह से ऊंचा है, तो इसे हम माउंटेन बोलते हैं। अब माउंटेन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इसका समिट होता है, मतलब टॉप पोर्शन होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये ब्रॉड नहीं होता, जबकि जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है। अब हिल और माउंटेन में क्या अंतर है, तो हिल भी माउंटेन्स का एक पार्ट है, बट माउंटेन्स वो हिल बन जाती हैं जिनका जो एलिवेशन है, जो ये हाइट है, ये 600 मीटर से ज़्यादा हो। तो ऐसे हिल जिनकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है
वो माउंटेन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लेट्यू। प्लेट्यू भी हमारे रेस प्रोजेक्शन ही होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के, बट रेदर देन इनका स्लोप हाई होने की बजाय ये प्लेन्स होते हैं। मतलब इनका टॉप जो होता है, जो समिट होता है, वो बहुत ही ब्रॉड होता है। इसकी वजह से आप इनको एक प्लेन की तरह मान सकते हैं, एलिवेटेड प्लेन की वजह की तरह। एग्जाम्पल है इसका डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में है। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे टॉप जो प्लेट्यू है वो तिब्बत प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 मीटर टू 6000 मीटर्स है। थर्ड, प्लेन्स। प्लेन्स हमारे फ्लैट एरिया होते हैं जहाँ पे, और ये बनते जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। ये बनते हैं इरोजन ऑफ दी माउंटेन्स से। जब भी हमारा रेनफॉल या फिर बहुत ज़्यादा हवा चलने से या फिर आइस की वजह से जो रॉक्स हैं जो हमारे माउंटेन्स पे प्रेजेंट होती हैं वो इरोड होती हैं उनकी ग्राइंडिंग एक्शन की वजह से। और वो क्या होती है लगातार, और जो पानी होता है उनको लगातार, पानी या एयर होती है वो लगातार इनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके नीचे के फ्लैट प्लेन्स में लाके डिपॉजिट कर देता है। और वो नीचे ही क्यों डिपॉजिट करता है, क्योंकि ऊपर स्लोप होने की वजह से जो वाटर होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इन पत्थरों को तोड़ता हुआ चलता है और उनको अपने साथ कैरी करता है। लेकिन जब वो प्लेन में आता है तो यहाँ पे स्लोप ना होने की वजह से जो वाटर की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो पता है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, तो क्या होता है, ये जो भी ग्रेवल्स हैं, सिल्ट हैं, सैंड है, जो ये अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं इरोजन से, वो यहाँ पे इनको डिपॉजिट करते जाते हैं। तो होता क्या है, ऐसे डिपॉजिट से जो प्लेन बनता है उसे हम एलुवियल प्लेन बोलते हैं। और इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ज़्यादातर आप अगर देखें तो जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सेटल होती है, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत आसानी से होता है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जैसा मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे सन साइन डायरेक्ट ओवरहेड 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इक्विनॉक्स वो टाइम ऑफ द ईयर होता है जब हमारा सन और हमारे अर्थ का जो सेंटर है वो एकदम कोइंसाइड कर जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती है इक्वेटर पे। तो इससे होता क्या है, जो डे और नाइट की जो लंबाई है वो बराबर हो जाती है, तो डे और नाइट हमें सेम लेंथ के दिखाई देते हैं। इसके अलावा समर सॉलिस्टिस होता है 21 जून को। ये तब होता है जब हमारी सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं तो इससे होता क्या है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पे समर टाइम होता है, इसीलिए हम इसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं। जबकि 22 दिसंबर को जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करता है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ विंटर होता है, तो इसीलिए इसे हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। अब चाहे समर सॉलिस्टिस हो चाहे विंटर सॉलिस्टिस हो, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा टेम्परेचर है, उस हिसाब से हमने इनका नेमिंग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो अर्थ पे रहती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, इसीलिए हम की जो नेमिंग करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट, मैप्स। मैप्स आपके 2D प्रोजेक्शंस होते हैं जो हम बनाते हैं किसी भी एरिया को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अर्थ के किसी फिजिकल फीचर को स्टडी करना है तो हम उसे फिजिकल मैप में इंक्लूड करते हैं। जबकि हमें अगर कोई बाउंड्री, किसी भी स्टेट की बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्री जब स्टडी करनी होती है तो हम उसे पॉलिटिकल मैप में स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक थीमेटिक मैप होता है जो कि पर्टिकुलरली किसी एक साइंटिफिक स्टडी के लिए होता है, फॉर एग्जांपल रेनफॉल या फिर पॉपुलेशन स्टडी, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट है स्केल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ का, मान लीजिए हम इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, तो हम पूरे इंडिया के बराबर का मैप तो नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्केल डाउन कर लेंगे। जैसे 500 किलोमीटर्स को हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए न्यू दिल्ली से लखनऊ की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। तो अब ये 5 सेंटीमीटर में, जब हम A4 शीट में जब हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर में लखनऊ और दिल्ली होगा। तो जब हम इसे 5 सेंटीमीटर में नापेंगे तो हमें पता होगा कि ये एक्चुअली में 500 किलोमीटर है। तो इसको हम जब रेशियो देखते हैं तो ये आ जाएगा 500 किलोमीटर जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है अपॉन जो हमने अपने मैप में डिस्टेंस ली है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100 टाइम्स
स्केलिंग है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें लखनऊ टू कानपुर जो कि 100 किलोमीटर्स है, तो ये 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि हमने जो स्केल है उसको छोटा कर दिया है, 500 किलोमीटर्स को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स वो होते हैं जब भी हमें किसी एक बहुत छोटे एरिया को स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको अपने विलेज का स्टडी करना है, तो क्या होगा कि विलेज का एरिया बहुत कम होता है, तो हम क्या करेंगे, हम 500 मीटर्स को 5 सेंटीमीटर्स मानेंगे। तो जो अभी स्केलिंग होगी ये बहुत छोटी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 10 की स्केलिंग हो गई। मतलब अभी हमने इसको क्या किया, स्केल लार्ज स्केल बना दिया छोटे से एरिया को। तो जब भी हमारे जो स्केलिंग होती है वो अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे लार्ज स्केल मैप्स बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप्स ज़्यादा अच्छे होते हैं जब हमें कोई डिटेल स्टडी करनी होती है, क्योंकि लार्ज स्केल मैप्स में जो डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादा इंक्लूड हम कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटे एरिया को बड़े स्केल पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये हमारे पार्ट ऑफ अर्थ है, हमारा अर्थ इन्हीं से बना है। लिथोस्फीयर ये हमारा सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब जो इसके ऊपर लैंडफॉर्म है वो अलग अलग टाइप के हैं, चाहे माउंटेन हो चाहे प्लेट्यूज हो, तो वो लिथोस्फीयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा गैसियस इन्वायरमेंट है जो हमारे अर्थ को पूरा चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसमें सारी गैसेज हैं जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोस्फीयर हमारे वाटर से रिलेटेड है। वाटर को अगर हम तीनों फॉर्म में देखें तो हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाता है पूरे अर्थ को। ये होता है लिक्विड स्टेट में, ये रिवर्स ओशंस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट में, ये आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन्स पे, फॉर एग्जांपल हमारे हिमालयाज पे। और जो थर्ड है वो है हमारे वेपर फॉर्म में, जैसे मॉइस्चर हो गया या वाटर वेपर फॉर्म जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे, जिसमें एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा था एरिया वाइज। इसके अलावा हमने 5 ओशंस भी पढ़े थे। इन 5 ओशंस में पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा 7th चैप्टर जो कि है आवर कंट्री इंडिया। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है। इसे आप अगर देखें तो ये यहाँ साउथ में, हमारे इंडिया के साउथ में है इंडियन सी, ये अकेला सी है जो कि किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। इसके अलावा वेस्ट में अगर हम देखें तो वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और नॉर्थ में ये लैंडलॉक है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज हैं। बट यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म लाई करता है जिसे हम बोलते हैं हिमालय। तो यहाँ पे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन है। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं हमारे इंडिया को। नॉर्थ में हमारे हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। हमारे इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। 1 मिलियन होता है 10⁶, तो 3.28 इंटू 10⁶ स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, जो कि बहुत बड़ा होता है एरिया है। अब अगर हम लेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम, दैट इज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हमारी जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है। और वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात की अगर बात करें तो ये है हमारा 2900 किलोमीटर इसका एक्सपेंस है। जैसे मैंने बताया कि हमारे नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन्स हैं जिसे हम हिमालयन माउंटेन बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है राजस्थान में। अगर हमारे मिडिल पोर्शंस की बात करें तो वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं। और मिडिल ऑफ द इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अनइवन प्लेट्यूज हैं, जिसमें से डेक्कन प्लेट्यू है और छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और अगर हम साउथ की बात करें तो ये हमारा तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है, तो इसे हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लैंडफॉर्म का वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, तो वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी। प्लेन्स की लैंग्वेज कल्चर सब अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा,
वेस्टर्न का अलग होगा, पेनिनसुलर इंडिया का अलग होगा। तो हमारे यहाँ वास्ट वैरायटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि हमने इसमें यूनिटी दिखाई है। हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी जो डाइवर्सिटी है उसमें भी यूनिटी है, वही हमारे ट्रेडिशन में रिफ्लेक्ट होती है। इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि 2011 के सेंसस से काउंट किया है। सेंसस हर 10 साल में होता है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ है, नेक्स्ट सेंसस 2021 में होगा। सेंसस मतलब होता है पॉपुलेशन को काउंट करना। तो जो हमने 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट की थी वो 120 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो हम पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे है चाइना। अब अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो हमारा जो इंडिया है ये साउथ में 23, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो साउथ में जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ। और अगर हम टॉप ऑफ द इंडिया की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा इंडिया नॉर्थ में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये होता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ पोल में और ईस्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखें तो ये 68 डिग्री टू 97 डिग्री ईस्ट तक प्रेजेंट है। तो जो हमने अपने लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में पढ़ा था तो उससे हमें पता चलता है कि टोटल 29 डिग्री का एक्सपेंस है और ईस्ट में है। तो इससे ये पता चलता है कि जो टाइम डिफरेंस आएगा हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड का वो 2 आवर्स आ जाएगा। एक्चुअली 1 आवर 56 मिनट्स का आएगा, लेकिन ये लगभग 2 आवर्स का हो जाएगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर एक सेंट्रल टाइम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है इंडिया के लिए, जो कि इलाहाबाद के नैनी से पास करता है। इसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। जब हम 82.5 डिग्री ईस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा टाइम आएगा जीएमटी के रिस्पेक्ट में वो जीएमटी से 5.5 आवर्स आगे आता है, क्योंकि हम ईस्ट में हैं। तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है या फिर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो टोटल 7 नेबर्स हैं इंडिया के। फर्स्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन चाइना, देन नेपाल, इसके अलावा भूटान है, बांग्लादेश है एंड म्यांमार है। ये हमारे 7 नेबर्स हैं। इसके अलावा श्रीलंका भी है, बट क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इसलिए हम हमारा ये नेबर तो है बट ये हमारे साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट अगर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सही से करने के पर्पस से हमारी कंट्री को 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। स्टार्टिंग में जो स्टेट्स बने थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही बने थे, जो भी डिवीजन हुआ था स्टेट का, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन सही से कर पाए। बट लेटर ऑन 1954 से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाने के लिए जो मूवमेंट है ये तेज हुआ। उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं, जिसकी स्टार्टिंग 1954 में आंध्र प्रदेश के स्टैब्लिशमेंट से हुई है। इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है एरिया वाइज, और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। अब स्टेट्स को हम फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन सही से कर पाए, और डिस्ट्रिक्ट को भी विलेज और भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा एरिया है।
अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल हिमालय हो गया, या फिर सतपुरा की हो गया, या फिर विंध्यान रेंजेस के हो गए, तो बहुत सारे माउंटेन्स भी मिलेंगे। हमारे यहाँ प्लेट्यू भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्ट भी हैं और आइलैंड भी हमारे कंट्री में शामिल है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे नॉर्थ में हिमालय है। हिमालय का अगर आप मीनिंग देखें तो हिम प्लस आलिया है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मीन्स होम, इट इज़ अ होम टू स्नो। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो इसकी टॉप है यहाँ पे आइस का कवर है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। यही आइस जब मेल्ट होती है तो नदियों में पानी देती हैं, जिसका एग्जाम्पल है गंगा नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से अपना पानी लेती है, या फिर यमुना नदी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से लेती है। अब ये जो हमारी हिमालय रेंज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पैरेलल रेंजेस चलती हैं हिमालय की, जैसा आप देख सकते हैं। जो टॉप मोस्ट पे है, जो नॉर्दर्न मोस्ट है हिमालय है, इसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं, ग्रेट हिमालय पे, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके जो साउथ में प्रेजेंट है वो मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल है। इनकी हाइट ग्रेट हिमालय से थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशन हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो थर्ड है, जो कि सबसे साउथ में रेंज है, उसे हम शिवालिक रेंज बोलते हैं, और ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की। अब अगर हम इन प्लेन्स के नॉर्थ में साउथ में थोड़ा सा और बढ़े तो हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पड़ेंगे। ये रीजन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और फर्टाइल होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। ये एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पे नदियों की वजह से और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से फैले हुए हैं। अब दो मेन स्ट्रीम्स हैं जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एक तो है इंडस की वजह से, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, जिसमें सतलज आती है, ब्यास आती है, रवि आती है। और दूसरा है गंगा, जिसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनकी वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी ऐसे ही एलुवियल प्लेन का क्रिएशन करती है, और ये दोनों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, लेकिन ये मिलने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। अब अ, इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखें तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई, हॉट और सैंडी होता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मॉइस्चर ज़्यादा है, ना ही रिवर्स पे ज़्यादा प्रेजेंस है, तो इसकी वजह से यहाँ का लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। अगर हम साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो हमें पेनिसुलर इंडिया में पहुँच जाएंगे। पेनिसुलर इंडिया तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। इसका जो शेप है ये ट्रायंगल शेप है लगभग। यहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज प्रेजेंट है, जिसमें से एक है डेक्कन प्लेट्यू, और ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इन प्लेट्यूज की जो रिलीफ है बहुत ही अनइवन है, मतलब इनकी जो हाइट एलिवेशन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस आपको और वैलीज मिलेंगी। इसका सबसे पहला एग्जांपल है अरावली हिल्स। ये हमारी फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। अब इन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है तो फोल्ड माउंटेन्स, बट बहुत पुराना होने की वजह से इनका इरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी पीक्स कम हो गई हैं, और ये नुकीली पीक के बजाय इरोजन की वजह से ये लगभग फ्लैट हो गई हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी रेंजेस हैं वो हैं विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज। इनके बीच से नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जैसा मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। और ये उन कुछ नदियों में से एक हैं जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, और नर्मदा हो गई या फिर तापी हो गई, ये रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। ये हमारे जो प्लेट्यू हैं, डेक्कन प्लेट्यू हैं, उसका वेस्टर्न बॉर्डर बनाती हैं, और ईस्टर्न घाट इनका ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट्स को देखें तो वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस हैं, जैसा आप देख सकते हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट हैं, जो यहाँ पे हिल्स हैं, वो बहुत ही ब्रोकन है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में है। ये बहुत ज़्यादा अनइवन और ब्रोकन होने की वजह से ये कंटिन्यूस नहीं है।
यहाँ पे जो प्लेट्यू होते हैं वो रिच होते हैं मिनरल्स में, जिसमें कोल और आयरन ओर सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो हमारे जो इंडिया में कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है और ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ही नैरो है, और जो ईस्टर्न घाट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है और अनइवन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। अब यहाँ पे बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इवन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये अपना डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से जो डेल्टा बनता है उसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। अब अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। पहला है लक्षद्वीप, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे अरेबियन सी में लोकेटेड है और ये कोरल आइलैंड है। कोरल्स एक्चुअली में एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो होता क्या है, ये जब मरते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट करते जाते हैं, और जो इनके फोर स्प्रिंग होते हैं, मतलब जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो इनके डेड जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी है इसके ऊपर रहती है। फिर ये जब मरती है तो ये इस डिपॉजिट को और बढ़ाती जाती है। तो होता क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन ये डिपॉजिट बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये डिपॉजिट जो होती है ये हमारे जो सी लेवल है उसके ऊपर निकल आती है और लैंड का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं इन्हें हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो एक कोरल रीफ है, कोरल आइलैंड है। जो सेकंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये हमारे बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/tuition hours में आके आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, और मैं इसका जो आंसर शीट है वो भी अभी कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।